अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का थर्ड लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था जी टच के बारे में। टच क्या होता है? हमने देखा था कि ये हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड फीडबैक प्रोवाइड करता है। इम्पेयर्ड जो होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड लोग, उनके लिए ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, की सेंस है उनकी। हमने देखा था जी कि हमारी स्किन में थर्मो रिसेप्टर, नोकिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर हमें हीट और कोल्ड के बारे में बता रहे थे, नोकिसेप्टर हमारे पास पेन को आइडेंटिफाई कर रहा था, और मैकेनो रिसेप्टर हमें प्रेशर के बारे में बता रहे थे। हमने देखा था जी इसके कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फिंगर को देखा था। काइनेस्थेसिस पढ़ा था जी, ये क्या होती थी? हमारी बॉडी की पोजीशन से रिलेटेड हमारी अवेयरनेस होती थी। उसके बाद हमने पढ़ा था मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट को हमने देखा था, ये क्या थी जी? हमारे पास था जी रिएक्शन टाइम प्लस मूवमेंट टाइम, हमारे पास था रिस्पॉन्ड टाइम किसी भी स्टिमुलस का। मूवमेंट किस पर डिपेंड कर रही होती है जी? ये हमने देखा था। इसमें हमने एज और फिटनेस के बारे में डिस्कशन की थी। उसके बाद रिएक्शन टाइम हमने देखा था, जो स्टिमुलस टाइप पर डिपेंड कर रहा था। विजुअल के लिए 200 मीटर पर सेकेंड था, ऑडिटरी के लिए 150 मीटर पर सेकेंड था, पेन के लिए 700 मीटर पर सेकेंड हमने देखा था। और हमें क्या पता चला था जी? इंक्रीज रिएक्शन टाइम, डिक्रीज एक्यूरेसी इन द अनस्किल्ड ऑपरेटर बट नॉट इन द स्किल्ड ऑपरेटर। यानी जो रिएक्शन टाइम था उसको अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाएगी इन स्किल्ड पर्संस में, इन स्किल्ड ऑपरेटर में, जबकि स्किल्ड ऑपरेटर में इस पर इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। मूवमेंट से रिलेटेड फिट्स लॉ हमने पढ़ा था जी। फिट्स लॉ क्या था? m इक्वल टू a प्लस बी log of 2 इंटू डी ओवर s प्लस 1। इसमें हमने देखा था कि a और b जो था एम्पेरिकली डिटरमाइंड कांस्टेंट से, mt मूवमेंट टाइम था, d डिस्टेंस था और s साइज ऑफ टारगेट था। आउटकम इसका क्या आया था जी? आउटकम हमने इसका ये निकाला था कि टारगेट एज लार्ज एज पॉसिबल, डिस्टेंस एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये किस लिए था जी? मूवमेंट टाइम था वो कैसे ज्यादा हो सकता है। उसमें हमने देखा था कि अगर हमारा टारगेट जो है वो जितना लार्ज होगा और डिस्टेंस जितना स्मॉल होगा तो हमारा मूवमेंट टाइम उतना ही ज्यादा होगा। इसके बाद हमने मेमोरी देखी थी जी। मेमोरी की हमने देखी थी 3 टाइप्स होती हैं। एक हमने पढ़ा सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी, और तीसरा था जी हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी हमने देखा था जी, ये एज अ बफर यूज होती है स्टिमुली के लिए, और किसके थ्रू हमें रिसीव होती है? हमें ये सेंसिस के थ्रू रिसीव हो रही होती है। आइकॉनिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी, हैप्टिक मेमोरी, इनके थ्रू ये हमें रिसीव हो रही होती है और ये कॉन्टिन्यूसली ओवर रिटर्न होती है। उसके बाद हमने देखा था जी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे पास क्या था, जिसे हम एसटीएम बोल रहे थे? ये था जी स्क्रैच पैड फॉर मेमोरी रिकॉल्स। इसकी एक्सेस जो थी वो भी रैपिड थी और डिके वो भी रैपिड था। एक्सेस हमारे पास थी जी, इसकी हमने देखी थी 70 मीटर पर सेकेंड, और रैपिड डिके था यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स था, 200 मीटर पर सेकेंड। हमने देखा था कि ये जो लिमिटेड कैपेसिटी होती है इसकी, और ये तकरीबन 5 से 9 चंक्स पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद इसकी हमने एग्जांपल देखी थी, एक रैंडम डिजिट से हमारे पास, वो हमने शो कराए थे और हमने देखा था कि एक ही बार हमारे माइंड में आ रहे हैं और जैसे ही हम नजर साइड पर करते हैं तो वो हमारी मेमोरी डिके हो रही है। उसके बाद हमने देखा था जी लॉन्ग टर्म मेमोरी को। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या थी जी? रिपोजिटरी फॉर ऑल आवर नॉलेज था ये। इसमें हमारी एक्सेस जो थी वो काफी स्लो थी, यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर थी, और स्लो डिके थी।
ये काफी ह्यूज थी और अनलिमिटेड कैपेसिटी थी इसकी। फिर इसमें हमने दो टाइप्स देखे थे, एक एपिसोडिक मेमोरी और दूसरा सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी हमारे पास क्या था जी, सीरियल मेमोरी ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट्स उसमें सीरियल में हो रहे थे, सीरियल फॉर्म में इवेंट्स कॉल हो रहे थे। सिमेंटिक क्या थी जी, सिमेंटिक था जी स्ट्रक्चर्ड मेमोरी ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स। जो हमारे पास मेमोरी में फैक्ट्स स्टोर हैं, कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं, जो हमारी स्किल पावर है, ये सारी चीजें किस में आ रही थी, ये सिमेंटिक में आ रही थी। और हमने देखा था जी सिमेंटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ये ड्राइव हुई है, कहाँ से हुई है जी, ये एपिसोडिक लॉन्ग टर्म मेमोरी से ड्राइव होकर आई है। फिर हमने देखा था जी सिमेंटिक मेमोरी का स्ट्रक्चर। हमें पता चला था जी सिमेंटिक मेमोरी प्रोवाइड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, represent relationship between bits of information, support influence। उसके बाद हम आगे थे जी मॉडल पे। मॉडल था हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क। उसमें हमने इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था, चाइल्ड नोड इनहेरिट प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट नोड्स, रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिट, और हमने देखा था जी सपोर्ट इन्फ्लुएंस थ्रू इनहेरिटेंस। एलडीएम में हम देख लेते हैं जी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन को, कि हमारे मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है। सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास रिहर्सल। रिहर्सल में क्या होता है जी, हमारे पास इंफॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी आ रही थी, वो जो चंद सेकंड्स के लिए हमारे माइंड में सेव हो रही थी, उससे क्या हो रहा है जी, उसको अगर हम बार बार दोहराते हैं, बार बार देखते हैं, यानी एक चीज को हमने देखा, उससे नजर हटा ली, वो जो रैंडम हमारे पास लेटर्स वर्ड से, जो डिजिट से हमारे पास रैंडमली जिनको हम देख रहे थे, जब हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ी थी तो उसमें हम जो एग्जांपल देखी थी डिजिट्स वाली, उसको अगर हम एज एग्जांपल यूज कर ले, तो वो जब हम देख रहे थे, नजर हटाते थे, तो वो क्या होता था, हमारी मेमोरी डिके हो जाती थी। लेकिन अगर हम उसको बार बार देखते रहे, यानी उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें, जैसे आप लोग होते हो सबक याद कर रहे होते हो, कोई लेसन आपको नहीं आ रहा होता, या कोई ऐसे वगैरह जब आप कर रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, आप उसको बार बार पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, और एट द एंड वो क्या हो जाता है, आपको याद हो जाता है। तो वो प्रोसेस क्या चल रहा होता है जी, वो यही प्रोसेस चल रहा होता है कि वो जो आप पढ़ रहे थे लेकिन आपको भूल रहा था, एक बार आप पढ़ते थे, वापस जाते थे, आपको सब भूल चुका होता था, वो क्या था जी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी थी। लेकिन जब आप उसको कंटिन्यूअसली रिकॉल करते रहे, चीजों को रिहर्सल करते रहे, बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ने का आपको क्या फायदा हुआ जी, क्या उसका आउटकम क्या आया, कि वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो गई। यानी वो जो चीजें आपको भूल रही थी, बार बार आपको भूल जाती थी, अब वो क्या हुआ जी, अब वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन गई हैं, अब वो आपको मेमोराइज हो गई हैं। टोटल टाइम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है जी, ये क्या सराइयां होती हैं, मफरूजे होते हैं। अमाउंट रिटेन प्रोपोर्शनल टू रिहर्सल टाइम, यानी जितनी आप रिहर्सल करेंगे उतना जो है आपको फायदा होगा, ये उतनी बरकरार रहेंगी आपकी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस इफेक्ट्स ऑप्टिमाइज्ड बाय स्प्रेडिंग लर्निंग ओवर टाइम। इसमें वही बात हो रही है जी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड फेमिलियरिटी, इंफॉर्मेशन इजियर टू रिमेम्बर। यानी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर वो स्ट्रक्चर फॉर्म में है, एक उसका बकायदा ढांचा है, ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, इस तरह अगर मेमोरी आ रही है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसको रिमेम्बर करना क्या है, आसान काम है। इसी तरह अगर वो मीनिंगफुल है, आपको मीनिंग कन्वे कर रही है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही है, तो आपके लिए क्या चीज है, वो याद करना आपके लिए आसान काम है।
और तीसरी चीज ये है फेमिलैरिटी, यानी उन उन इंफॉर्मेशन से आप जो हो पहले फेमिलियर हो। फॉर एग्जांपल, आपकी हॉबी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आ रही थी या उन कामों से रिलेटेड आ रही थी जो आप डेली लाइफ में कर रहे हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या होगा, आपके लिए रिमेम्बर करना आसान हो जाएगा। LTM फॉरगेटिंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम फॉरगेट कैसे कर सकते हैं जी, डिके कैसे होता है इसका देखते हैं। डिके, इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट ग्रेजुअली बट वेरी स्लोली। वो कहते हैं जी इंफॉर्मेशन जो है लॉस्ट हो सकती है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो होता है। यानी जो आपने एक बार चीज याद कर ली है, अगर आप उसको बार बार रिकॉल करते रहोगे, उसकी रिहर्सल करते रहोगे और चीजों को याद करोगे, तो वो जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो बहुत 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 स्लो डिके होगी। लेकिन ये मेमोरी ये नहीं है कि एक बार अगर आपने याद कर ली है तो आपको सारी जिंदगी सारी उम्र आपके साथ रहेगी, ये प्रोसेस भी नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपकी मेमोरी शार्प है, अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत बख्शी है, तो वो बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक आपके साथ रह सकती है, लेकिन एट द एंड वो डिके हो जाएगी। इंटरफेरेंस देखते हैं जी। न्यू इंफॉर्मेशन रिप्लेसेस ओल्ड, रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपकी जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसको रिप्लेस कर रही है। फॉर एग्जांपल, इस बात को समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि जी हमारे पास एक अलमारी है, उसमें हम किताबें रख रहे हैं, बुक्स को अरेंज करके रखते जा रहे हैं। एक बुक रखी, दूसरी रखी, तीसरी रखी, चौथी रखी। एट द एंड वो क्या होगा जी, ये हमारे पास वो मेमोरी जो जगह थी, हमारी कबर्ड में जगह थी, वो फुल हो जाएगी। उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे न्यू बुक्स आ रही होंगी, जो पुरानी बुक्स हैं वो हम निकाल के साइड पर रख रहे होंगे ताकि नई बुक्स को जगह दी जा सके। हमारी मेमोरी में भी यही होता है। जब हमारी मेमोरी जो है उसकी लिमिट क्रॉस होने लग पड़ती है, यानी हम बहुत ज्यादा चीजें याद कर लेते हैं, नई आने वाली चीजें जो है वो भी इंटरफेयर करती हैं। मतलब क्या था जी इसका, इसका मतलब ये था कि आपने नई चीजें आ रही हैं, आपकी मेमोरी में स्टोर हो रही हैं और आपकी मेमोरी बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा जी, यानी आपने वो जो पुरानी चीजें थी उनको रिकॉल करना छोड़ दिया, नई चीजों को पकड़ते जा रहे हैं, नई चीजों को कवर करते जा रहे हैं, तो वो जो पुरानी चीजें थी वो निकलना शुरू हो जाएंगी। ओल्ड में इंटरफेयर विद न्यू, प्रोएक्टिव इनहिबिशन। ये क्या है जी, फिनोमेना ये है कि जो पुरानी चीजें हैं वो नई चीजों के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। कैसे होगा ये काम, अगर आप पुरानी चीजों को रिकॉल करते रहेंगे, यानी उनका रिहर्सल करते रहेंगे, जो अपने पुराने वाकयात हैं उनको दोहराते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो जो आपकी पुरानी मेमोरी है वो भी नई मेमोरी के साथ इंटरफेयर करती रहेगी। ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही वो खत्म हो जाए। So may not forget at all, memory is selective, affected by emotion, can subconsciously choose to forget। यानी वो मेमोरी आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रही है, आपके इमोशन से अफेक्टेड है, और आप जो चीजें भुलाना चाह रहे हो वो चीजें आपको भूली हैं। भुलाना कैसे है, मतलब हम चाह रहे हैं, यानी हमने उन चीजों को रिकॉल करना छोड़ दिया, उनको रिहर्सल करना छोड़ दिया, तो वो क्या होंगी जी, वो हमारी चीजें जो है हमारे मेमोरी से स्किप होती जाएंगी, निकलती जाएंगी। ये हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी की फॉरगेटिंग थी। एलटीएम फॉरगेटिंग के बाद हमारे पास आ जाता है जी एलटीएम रिट्रीवल।
लॉन्ग टर्म मेमोरी रिट्रीवल। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है जी, हम उस मेमोरी को जो हमने अपने ब्रेन में स्टोर कर रखी है उसको हमने सेव कर लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे डेटाबेस में कोई चीज सेव हो जाती है उसको हम रिट्रीव करते हैं, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमने क्या करना है, किस तरह रिट्रीव किस तरह होगी, उसके लिए हमारे पास है जी दो इसके वेज हैं रिट्रीव करने के मेमोरी को। फर्स्ट को हम क्या कह रहे हैं जी, फर्स्ट को हम कह रहे हैं रिकॉल, और सेकंड को हम कह रहे हैं रिकॉग्निशन। यानी इसमें बेसिक हमारा है क्या, हमने जो मेमोरी स्टोर कर रखी है, जो हमारे साथ वाकयात और हादसात या जो हमारी खुशगवार यादें हैं या गमगीन यादें हैं, उनको हमने क्या कर रखा हुआ है, उनको हमने सेव कर रखा हुआ है। इसके अलावा हमने जो हमारी रोजमर्रा की जो हम काम सर अंजाम दे रहे हैं, उसमें हमारे पास बहुत सी यादें इकट्ठी हो जाती हैं। उनको कहाँ हमने सेव किया हुआ है, उनको हमने ब्रेन में सेव कर किया हुआ है। उनको उनके लिए एक स्पेसिफिक हमने प्लेस अल्लाह ताला ने हमें दिया ब्रेन में, उन मेमोरीज को, या जिसको हम कहते हैं LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसको सेव करने के लिए। तो उसको रिट्रीव करने के लिए हमारे पास क्या थे जी, दो तरीके थे, रिकॉल का और रिकॉग्निशन का। पहले देख लेते हैं जी रिकॉल में क्या हो रहा है हमारे पास। Information reproduced from memory can be assisted by cues, for example categories, imaginary वगैरह जो है हमारे पास आ जाती हैं इसकी एग्जांपल्स में। इसमें हमें बताया गया कि इंफॉर्मेशन जो हमारी मेमोरी से रिट्रीव होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है जी, वो इशारों की मदद से, क्यूज की मदद से हम रिकॉल करते हैं चीजों को। मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं जी कि जैसे हम HCI पढ़ रहे हैं, इसमें हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, तो हम क्या कहते हैं जी, हम इशारा देते हैं उनको रिकॉल करने के लिए। हम कहते हैं जी हम HCI पढ़े थे, उसमें हमारे पास एक चैप्टर था ह्यूमन। ये क्या हुआ, हमारी थोड़ा सा जो है ना ब्रेन में वो मेमोरी आना शुरू हो गया हमारे माइंड में, वो जो हमने सेव करके रखी थी वो रिट्रीव होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद हम कहते हैं जी उसमें हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, फिर जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो रही है वो उसका अमाउंट थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम फिर कहते हैं जी उसमें हमने तीन चीजें देखी थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी देखी थी। यानी हमारे पास चीजें जो है वो अब क्लियर होना शुरू हो गई हैं। फिर हम ये क्या मिल रहा है, ये बेसिकली क्यूज हम दे रहे हैं, इशारे दे रहे हैं चीजों को रिट्रीव करने के लिए, अपनी मेमोरी को रिट्रीव करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा जी, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे रिवाइज हो जाएंगे, हमारी मेमोरी जो है वो रिट्रीव हो जाएगी और हम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकेंगे। दूसरी चीज जो है हमारे पास रिकॉग्निशन, वो क्या है जी, इंफॉर्मेशन गिव्स नॉलेज दैट इट हैज बीन सीन बिफोर। फॉर एग्जांपल, आपके सामने से एक कोई कार गुजरी है, आप सोचते हो यार इसको ना मैंने कहीं देखा है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ देख रखा है। फॉर एग्जांपल आप सोचते हो यार, तो आपको क्या, देखने के बाद, उस कार को देखने के बाद आपको क्या होगा, भाई इसको मैंने ना पहले से देख रखा था, ये मेरी मेमोरी में स्टोर थी, ये कार जो थी इसका ये मॉडल था और इसकी ये कंपनी थी। ये क्या हो रहा है, ये रिकॉग्निशन के थ्रू आपकी मेमोरी रिट्रीव हो रही है। ये जी है हमारे पास लेस कम्प्लेक्स देन रिकॉल, इंफॉर्मेशन इज क्यू। इसमें भी इंफॉर्मेशन क्यू है हमारे पास, इशारा जिससे हम मेमोरी को रिट्रीव कर रहे हैं। जबकि ये प्रोसेस जो है ये लेस कम्प्लेक्स है देन रिकॉल से, रिकॉल की निस्बत से इसमें कम्प्लेक्सिटी कम है, क्योंकि रिकॉल में हम बहुत ज्यादा हमें सोचना पड़ रहा था। रिकॉग्निशन में एक बार हमारे सामने से गुजरी चीज तो हमने उसको मेमोरी को रिट्रीव करना जो है हमारे लिए वो आसान काम हो गया। मेमोरी के बाद हमारे पास आ जाता है जी थिंकिंग। थिंकिंग क्या है, जिसे हम आम तौर पर कहते हैं जी सोचना, किसी चीज के बारे में सोचना। ये क्या है जी, इसको हम देखेंगे। उसके अलावा इसमें दो कैटेगरीज हैं, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीजनिंग क्या होती है जी, ये हम देखेंगे। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, रीजनिंग फिर जो है ना फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड की गई है।
यानी 3 किस्म की रीजनिंग होती है। एक क्या है जी डिडक्शन, दूसरी क्या है जी इंडक्शन, और तीसरी क्या है अबडक्शन। ये तीनों जो टाइप है हमारे पास रीजनिंग के, हम इनको थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। चलते हैं जी थिंकिंग पर। रीजनिंग में हमारे पास सबसे पहले आ गई है जी डिटेक्टिव रीजनिंग। डिटेक्टिव रीजनिंग क्या होती है जी, इसके बारे में देख लेते हैं। डिटेक्शन क्या है? ड्राइव लॉजिकली नेसेसरी कंक्लूजन फ्रॉम गिवन प्रीमिसेस। यानी हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट दे दी गई है, उससे हमने क्या कर लेना जी लॉजिकली कंक्लूजन को ड्राइव कर लेना है। यानी कोई चीज हमें बताई जाएगी, हमने उसको देखते हुए नई चीज को डिटेक्ट कर लेना है, उसको कंक्लूड कर लेना है कि अगर ये काम हो रहा है तो एज अ रिजल्ट ये काम भी होगा। ये हमारे पास क्या चीज आ जाती है, ये हमारे पास डिटेक्शन में आ जाती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जी। इफ इट इज फ्राइडे देन शी विल गो टू वर्क। अगर आज जुम्मा है तो वो काम पर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी इट इज फ्राइडे, यानी आज जुमा है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड कर लिया जी देयरफॉर शी विल गो टू वर्क। क्योंकि आज जुमा है और हमें बताया गया था कि जब जुमा होगा तो वो काम पर जाएगी, तो इससे हम ये इंटरफेयर इंफ्रेंस कर सकते हैं कि क्योंकि आज जुमा है तो वो काम पर गई होगी। ये क्या है जी, ये हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है, लॉजिकली हम इसको ड्राइव कर रहे हैं। लॉजिकल कंक्लूजन नॉट नेसेसरी ट्रू। यानी ये जो हम लॉजिकली कंक्लूड कर रहे हैं चीजों को, ये जरूरी नहीं है कि दुरुस्त हो। यानी ये गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हमने कोई हमारे पास रूल था नहीं। हमने तो बस जो हमारे पास डाटा था उससे हमने जो सेव कर लिया वो था अपने माइंड में, उससे हमने कंक्लूड कर लिया कि अगर ये काम हो रहा है तो ये काम भी हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज ड्राई। ये क्या था, ये हमारे पास प्रीमिसेस थी। इससे हमने कंक्लूड क्या करना है जी, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास आ गई थी इट इज रेनिंग, यानी बारिश हो रही है। तो हमने इसे कंक्लूड क्या किया जी, हमने कहा कि क्योंकि बारिश हो रही है देयरफॉर द ग्राउंड इज ड्राई। क्योंकि हमें तो यही बताया गया था कि जब बारिश हो रही होगी तो ग्राउंड खुश्क होगा। तो बारिश हो रही थी तो हमने क्या कंक्लूड किया कि ग्राउंड भी खुश्क होगा। जबकि आपको पता है कि जब बारिश होती है तो ग्राउंड खुश्क नहीं होता, ग्राउंड गीला हो जाता है। तो ये किस चीज को जाहिर कर रहा है जी, ये इसी चीज को जाहिर कर रहा है कि हमारी कंक्लूजन जो है लॉजिकली कंक्लूजन नॉट नेसेसरी ट्रू, जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। यानी हो सकता है हमें स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स दे दी गई हो, हमें फॉल्स स्टेटमेंट को देखते हुए कंक्लूड कर रहे हैं तो हमारी कंक्लूजन भी फॉल्स होगी। डिडक्शन में हमें एक और चीज देख लेते हैं जी। व्हेन ट्रुथ एंड लॉजिकल वैलिडिटी क्लैश। जब सच में और लॉजिकल वैलिडिटी में क्रैश होता है तो क्या होता है जी। इसकी एग्जांपल हमें क्या दी गई है जी, इसकी एग्जांपल है हमारे पास सम पीपल आर बेबीज। यानी कुछ लोग बच्चे हैं जी। सम बेबीज क्राई, कुछ बच्चे रोते हैं। ऐसे हमने इन्फ्रेंस क्या किया, नतीजा क्या फर्ज किया, सम पीपल क्राई। क्योंकि कुछ लोग जो थे वो बच्चे थे और कुछ बच्चे जो थे वो रोते थे। तो उससे हमने कंक्लूड क्या किया जी, इन्फ्रेंस क्या किया उससे, हमने ये इन्फ्रेंस किया कि सम पीपल क्राई, कुछ लोग जो है वो रोते हैं। क्या ये करेक्ट है? जरूरी तो नहीं है ये करेक्ट है, हो सकता है ये करेक्ट भी हो, यानी लोग रोते भी हो, लेकिन हर बार ये ट्रू नहीं होगा, मोस्टली ये फॉल हो जाएगा। रीजनिंग में डिटेक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी इंडक्शन की तरफ हम आ गए हैं। इंडक्शन में क्या होता है जी, जनरलाइज फ्रॉम केसेस सीन टू केसेस अनसीन।
यानी हम जो जो चीजें देखते हैं उनको देखते हुए हम नतीजा अखज़ करते हैं उन चीजों के बारे में जो हम चीजें जिन्हें हम नहीं देख पाए, यानी उनसे अगर मिलती जुलती हम किसी चीज को देख लेते हैं तो हम उनके बारे में भी कोई राय अपनी कायम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, all elephants we have seen have trunks, therefore all elephants have trunks। क्या मतलब हुआ जी? जितने हाथी आज तक हमने देखे हैं उनकी क्या थी जी? ट्रंक्स थी, उनकी सूंडें थी। इससे हमने क्या नतीजा अखज़ किया, क्या इन्फ्रेंस किया कि जो जितने भी हाथी हैं दुनिया में उन सब की ट्रंक्स हैं। जबकि हमने कितने हाथी देखे होंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 देख लिए होंगे, 200 देख लिए होंगे, लेकिन उनकी क्या थी कि उन सब की जो सूंडें थी, ट्रंक्स थी उनकी। तो हमने उससे क्या इन्फ्रेंस किया कि सारे जितने भी दुनिया में हाथी हैं उनकी ट्रंक्स हैं। जबकि ये गलत हो सकता है क्योंकि हमने तो वो जो जिनको देखी है उनकी हम बता रहे हैं कि सूंडें हैं। तो हो सकता है सूंड के बगैर भी हाथी होते हो, या हो सकता है जैसे इंसान माजूर होते हैं हाथी भी माजूर होते हो, किसी की सूंड ना होती हो। तो ये जो है इसको अनरिलायबल हम कह सकते हैं, कैन ओनली प्रूव फॉल नॉट ट्रू। ये हमारी जो इंडक्शन पावर है, जो हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चीजों को देखकर अनदेखी चीजों के बारे में राय कायम कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकती है जी? ये हमेशा नहीं तो ज्यादातर गलत ही होगी, बट यूजफुल, ये हमारे काम की भी है क्योंकि हम इनसे इंडक्शन कर रहे हैं, चीजों को महफूज कर रहे हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बाद हमारे पास आ जाता है जी अबडक्टिव रीजनिंग। अबडक्टिव रीजनिंग क्या है जी? रीजनिंग फ्रॉम इवेंट टू कॉज, यानी जो इवेंट्स काज हो रहे हैं उनसे जो हमारी रीजनिंग हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं जी? अबडक्टिव रीजनिंग कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेम ड्राइव फास्ट व्हेन ड्रंक, यानी सैम जो है हमारे पास वो गाड़ी तेज चलाता है किस हालत में? ड्रंक जब वो होता है। तो इफ आई सी सैम ड्राइविंग फास्ट, अगर मैं सैम को गाड़ी को तेज चलाते हुए देखूंगा तो मैं क्या अज्यूम करूंगा जी? आई अज्यूम ही इज ड्रंक, यानी वो ड्रंक है, ड्रंक हालत में है और गाड़ी चला रहा है। ये मैंने कैसे नतीजा अखज़ किया जी? ये मैंने सिर्फ देखा है जी कि वो गाड़ी तेज चल रही है, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज था उसमें क्या था जी? सैम उस वक्त तेज चलाता है जब वो ड्रंक में होता है। तो उससे मैंने ये नतीजा अखज़ कर लिया गाड़ी को तेज चलता देख कर कि सैम जो है वो ड्रंक फॉर्म में है। अनरिलायबल होती है जी, कैन लीड टू फॉल्स एक्सप्लेनेशंस। अच्छा, इसमें अगर हम जैसे कह लेते हैं कि इवेंट होता है, बारिश आ रही है तो हमारी छत जो है ना वो टपक रही है। बारिश आती है तो छत टपकती है। अच्छा जी, अब छत जो है टपक रही है तो मैंने क्या लगाया जी आइडिया, मैंने कंक्लूड क्या किया, इन्फ्रेंस क्या किया, भाई बारिश हो रही है, क्योंकि मुझे क्या पता था कि बारिश होती है तो बस छत जो है वो टपकना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बारिश हो तो तभी छत टपके, अगर कोई ऊपर पानी फेंक दे तो छत फिर भी टपक सकती है। कहने का मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं है कि ये हमारी जो हम इन्फ्रेंस करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, वो दुरुस्त हो। ये अनरिलायबल होता है हमारे लिए।